इजरायल और फिलिस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान शदीद जंग छिड़ी हुई है। दोनों ओर से हमलों का सिलसिला जारी है। मशरिकी वस्ते के इस इलाके में ये तसादुम 100 सालों से चला आ रहा है। इजरायल ने हमास तंजीम के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं इजरायल को अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी साथ मिला है। मालूमात के मुताबिक इस तसादुम में अब तक 600 से ज्यादा इजरायली अफराद और 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी से गुज़िश्ता हफ्ते के रोज इजरायल पर हजारों रॉकेट दाग दिए थे। इसके अलावा हमास ने फिजाई, जमीन और समुद्री सरहद से दाखिल होकर भी हमला बोला था। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने गुज़िश्ता रोज इजरायल के पीएम से बात की। बाइडन ने हमास के हमले के बाद इजरायल की हुकूमत और आवाम को अपनी मुकम्मल हिमायत देने का वादा किया है। वहीं फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने ये दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा इजरायलियों को कैदी बना रखा है। इसके साथ ही ईरान, लेबनान, पाकिस्तान समेत कई ममालिक खुलकर हमास की हिमायत में उतर आए हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह तहरीक ने दावा किया है कि उसने इजरायली ठिकानों पर गोले और मिसाइलें दागी हैं। इस दौरान ईरान ने हमास को मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि वो फिलिस्तीनी जंगजुओं के साथ खड़ा रहेगा। उधर इजरायल की हिमायत में भी कई ममालिक खुलकर सामने आ गए हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले की मजम्मत की है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजरायल पर हुए हमले को लेकर फिक्र का इजहार किया, तो वहीं फ्रांस के सदर ने भी इजरायल पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की है। खबरों की शुरुआत करते हैं। तंजानिया की सदर सामिया सुलूहू हसन गुज़िश्ता रोज अपने 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंची। सदर के ओहदे पर फाइज होने के बाद उनका ये पहला दौरा है। हिंदुस्तान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर मुमलिकत अन्नपूर्णा देवी ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद तंजानिया की सदर सामिया सुलूहू हसन आज राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। राष्ट्रपति भवन में सामिया सुलूहू हसन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। यहां से सामिया सुलूहू हसन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश की। आपको बता दें कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए सदर सामिया सुलूहू हसन के साथ वसी बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मामलात पर मुआहदा हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और तंजानिया की सदर ने हैदराबाद हाउस में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी भारत की पहली यात्रा है, किंतु वे भारत और भारत के लोगों से लंबे अरसे से जुड़ी हुई है। भारत के प्रति उनका यह लगाव और प्रतिबद्धता हमें हर क्षेत्र में हमारे संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन के G20 में स्थायी सदस्य के रूप में जुड़ने के बाद पहली बार हमें किसी भी अफ्रीकन हेड ऑफ स्टेट का भारत में स्वागत करने का अवसर मिला है। As you are aware, Tanzania and India continues to enjoy an excellent bilateral ties and solid historic relations, and this visit is to reaffirm the commitment by the United Republic of Tanzania to enhance and deepen the historic friendship and bilateral cooperation which has been existed over decades. It is also an opportunity for us to express our sense of gratitude to the invaluable support rendered by the government and the people of India to our socio-economic endeavors over decades. तो इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में इंतखाबात का आज ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि 5 रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। Elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be
7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. आज दोपहर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस की हुक्मरानी वाली तमाम रियासतों के वुज़राए आला और पार्टी के आला रहनुमाओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि मीटिंग में असेंबली इंतखाबात समेत कई दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इसके साथ ही मीटिंग में ख़वातीन रिजर्वेशन पर बनाए गए कानून को लेकर भी बातचीत की गई। साथ ही मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, मरदमशुमारी, तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और बाज़ दीगर सियासी और इक्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के एवाने गालिब इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में मशहूर शायर, नगमो निगार और कई शख्सियात के मालिक मरहूम मजहर इमाम की याद में एक महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें मजहर इमाम के अहले खाना और उनके तमाम चाहने वाले लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने उनको खिराज अकीदत पेश की। इस तकरीब का आगाज मजहर इमाम की जिंदगी और उनकी तमाम उम्र के तज़किरे से किया गया। तकरीब में उनकी लिखी हुई नज़मों की बारीकियों का जिक्र किया गया। बता दें कि इस तकरीब का 3 किश्त में एहतमाम किया गया। पहले हिस्से में उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। दूसरे हिस्से में उनकी लिखी हुई गज़लों को मशहूर मौसीकीकार भारती विश्वनाथन ने अपनी सुरीली आवाज़ में पेश किया और आखिर में गज़ल के साथ साथ मुशायरे की एक खूबसूरत महफिल भी सजाई गई, जिसमें मजहर इमाम के लिखे हुए अशार पेश किए गए। आपको बता दें कि मजहर इमाम की याद में ये पहला बड़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है। तहजीब टीवी के लिए दिल्ली से अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है, यादगारी सिलसिला का एक शुरुआत की है और ख़्याल ये है कि हम लोग ये सिलसिला, चूँकि इसका नाम ही यादगारी सिलसिला, इसका मतलब ही यही कि हम चाहते हैं कि सिलसिला जारी रहे। अगर इंशाअल्लाह हमें लगा कि ये कामयाब रहा और अच्छा रहा, जैसा आप लोगों ने देखा अच्छा खासा रिस्पांस रहा। सेमिनार में अमूमन 150-200 लोग नहीं होते हैं और इस सेमिनार में इतने खासे लोग जमा हुए। जाहिर है किसी को भी फ़ख्र महसूस होगा। एक तो कोई भी वालिद, हर इंसान को अपना फ़ादर, वालिद जो है बहुत अजीज़ होता है, बहुत प्यारा होता है। लेकिन जब आपका फ़ादर या आपका वालिद इतने बड़े मुकाम पे हो, इतना मकबूल हो, इतना, तो ज़ाहिर है आपको मज़ीद वो बेहतर लगता है और मज़ीद आपकी लगता है कि आपको फ़ख्र महसूस होता है। आज हम लोग मजहर इमाम की याद में एक सिलसिला आज से हम लोगों ने शुरू किया है, जिसका पहला प्रोग्राम था सेमिनार अभी, जिसमें पेपर्स रीड किए गए काफ़ी शानदार, और उनके राइटिंग स्टाइल, उनकी गज़ल, उनकी पोइट्री के बारे में डिस्कशंस हुए। इसके बाद हम लोग एक गज़ल प्रोग्राम करेंगे, जिसमें उनकी लिखी हुई काफ़ी सारे शायरी गज़लों को गाया जाएगा। प्लान तो है हमारा कि ये अर्ली करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट करके वी आर ट्राइंग टू सी कि ये कैसे हाउ फार वी आर एबल टू टेक इट एंड कैसे हम इसको स्पैन आउट कर सकते हैं। प्लान है मेरे पापा का, उनका इनिशिएटिव था ये, शहर इमाम का ये विज़न है कि हम इस प्रोग्राम को अलग अलग शहरों में कर सके हिंदुस्तान के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईसीआई को जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात कराने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ईसीआई को जम्मू और कश्मीर के लोगों को जवाब देना है कि वो उन्हें क्यों जमहूरियत से दूर रखे हुए हैं। क्या इतने खराब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन 1 डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नजर आ रहे हैं।
ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वो यहाँ के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रख रहे हैं। दिल्ली में वाक़ई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सेमिनार हॉल में सनातनी गंगा फाउंडेशन के बैनर तले वैदिक दिवस के उन्वान पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की अलग अलग रियासतों से सनातनी मजहब के धर्म गुरुओं ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस तकरीब का इनेकाद पुरानी रिवायतों को जिंदा रखने और उनको बढ़ावा देने के मकसद से किया गया। आपको ये भी बता दें कि तकरीब में आरएसएस के चीफ प्रचारक इंद्रेश कुमार और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन समेत कई लोगों ने भी शिरकत की। वहीं तकरीब में शामिल धर्मगुरुओं और सनातनी गंगा के बानी कैप्टन परवीन कुमार ने तहजीब टीवी से खास बातचीत की। ये हमारी भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण है, जो मोदी जी चाहते हैं कि देश वैदिक संस्कृति से जुड़ जाए, सनातन धर्म से जुड़ जाए। मूल मंत्र तो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है इमोर्टल, आज का है नहीं, आदिकाल से। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम आप इसका प्रचार करें, आप पुनः जागृति करें, हम मानव को सभ्य बनाएं। आज बड़ा गौरव का विषय है कि हम वैदिक पर चर्चा कर रहे हैं। वैदिक हमारी आत्मा है, मूल जो है भारत का वैदिक है, और मनुष्य का भी मूल जो है जन्म वैदिक में है। हम वैदिक को जब जब भूलने का प्रयास करते हैं, या वैदिक से ही विज्ञान का जन्म हुआ, वाह शब्द से विज्ञान जन्म हुआ, विज्ञान में अलग कोई शब्द क्यों नहीं आया? क्योंकि वैदिक ही मूल है और वैदिक ही विज्ञान का जन्मदाता है। लेकिन वैदिक के मूल चीज़ों को भूल करके जो आज नई चीज़ें हैं उनको हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी आत्मा में ही नहीं है, उसको हम आत्मसात करेंगे। जैसे कि आपको कोई डाइजेशन किया जा रहा दवा का, और वो जब तक आपका मूल नहीं है तो आपके शरीर में काम नहीं करेगी। इसलिए हमें मूल में लौटने के लिए वैदिक पर ही आना पड़ेगा। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें तहजीब टीवी।